जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक भारती, मेरे साथ देवेंद्र जी हैं और आरती जी हैं। आप सभी का स्वागत है। भाई, बोकारो में 3 दिन बहुत कुछ चलता रहा और बोकारो में पिछले 5 दशक से बहुत कुछ चल भी रहा है। 5 दशक पहले बोकारो में बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई, बाद में उसको सेल ने अधिग्रहित कर लिया। लेकिन तब से लेकर के आज तक विस्थापन नियोजन और विस्थापन नियोजन, इसको लेकर के बोकारो से लेकर के रांची तक और रांची से लेकर के दिल्ली तक चर्चा भी होती रहती है, बहस भी होती रहती है, लेकिन होता वही ढाक का 3 पात है। बहरहाल पूरा माजरा पहले आपको याद दिला देते हैं कि बोकारो में बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ है। यह अप्रेंटिस संघ नियोजन की मांग कर रहा था। लगभग 1500 जो लोग हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर ली है, वो मांग रहे थे कि भाई हमने अप्रेंटिसशिप कर ली, एग्जाम पास कर लिया, आपने जो एग्जाम लिए तो नौकरी कब लगेगी। विरोध प्रदर्शन बहुत उग्र हो गया। उसके बाद सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में एक युवा की मौत हो जाती है, प्रेम महतो की। साफ दिख रहा है वीडियो में कि वो लाठीचार्ज नहीं थी, वो हत्या थी। लाठी फेंक के मारी जाती है, वो सर पे लगती है, अत्यधिक खून बह जाता है, प्रेम महतो की मौत हो जाती है। अगले दिन बोकारो बंद हो जाता है। कहीं कहीं पर छूट-फूट ऐसी घटनाएं होती हैं, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। सारे दल जो है वो बंद के समर्थन में थे। ढुल्लू महतो दिल्ली में सेल के चेयरमैन से मिलते हैं और उसके बाद बात होती है कि जो मृतक प्रेम महतो, उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा, एक नौकरी मिलेगी अनुबंध आधारित, उसको स्थायी करवाने की भी बात होगी, आगे होगी। अप्रेंटिसशिप जो जिन्होंने किया 1500 लोग, हर महीने 50-50 लोगों को अनुबंध पर जो है नौकरी दी जाएगी। बीएसएल के अंदर में एक जगह मिलेगी जहां पर प्रेम महतो की प्रतिमा भी स्थापित होगी। यहां तक बात खत्म हो जाती, मामला फिनिश हो गया। विस्थापन नियोजन का जो मुद्दा है उसको द एंड लगा दिया गया। अब एक एफआईआर जो है वो पहुंची है। मैं आपको वो एफआईआर जो है पढ़ के पहले सुना देता हूं, फिर हम उस पर आगे बातचीत करेंगे। ये एफआईआर जो है ये बीएसएल की तरफ से जो है दर्ज करवाई गई है और ये एफआईआर जो है महाप्रबंधक सुरक्षा बोकारो इस्पात संयंत्र की तरफ से है बाकायदा। तो बोकारो स्टील थाना में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में बाकायदा जो है बिना परमिशन के मुख्य द्वार बंद करने, धक्का मुक्की करने, तमाम तरह की जो आरोप है वो तमाम लगाए गए हैं। कहा गया है कि 200 करोड़ का सेल को उस दिन नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तमाम चीजें जो है वो होती हैं, वो सब है। अब सवाल ये उठता है कि एक दिन का बोकारो बंद, तमाम चीजें हुई, हमें हासिल क्या हुआ। बोकारो बीएसएल की तरफ से तो एफआईआर दर्ज हो गई, जिसने मारा, जिसकी मौत हुई, उस मामले में एक एफआईआर तक नहीं हुई। ये तमाम चीजें हुई। आरती, ये पूरे जो घटनाक्रम, इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने शुरुआत ही की कि इसका हासिल क्या हुआ, ढाक के 3 पात, बिल्कुल यही एकदम सूट करता है इस पूरे घटनाक्रम को। अगर आप शुरू से देखें तो ये हंगामा, ये विरोध किस लिए था, ये धरना, ये प्रदर्शन किस लिए था। ये अप्रेंटिस संघ जो था वो धरना इसलिए दे रहा था क्योंकि उन्हें नियोजन चाहिए था, स्थायी नियोजन। अनुबंध पे काम नहीं चाहिए उन्हें। अगर उनकी जमीन कंपनी ने ली है तो जो वायदा किया गया था जमीन लेते वक्त, उस वायदे को निभाना था। लेकिन पिछले इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ जो कागजी वायदे हुए वो भी कागजी फर्जी ही हैं, वो वायदे भी फर्जी ही निकले। उसमें भी ऐसा था कि नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं दी गई, अनुबंध कर्मी कहलाए ये सब। इसी दौरान ये सब कुछ चलता रहा, प्रेम महतो की मौत भी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मौत हुई तो सिर्फ इस पूरे मामले में एफआईआर इस धरना देने वालों के खिलाफ क्यों हुआ भाई? जिसने इस पूरे चीज, इस तस्वीर को बदल दी, उस तस्वीर बदलने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर धरना प्रदर्शन को रोका जाना है तो नियम कायदे के साथ रोका जाता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रबंधन की तरफ से किसी ने अगर ऑर्डर दिया कि लाठी चार्ज करना है, जो सीआईएसएफ वहां सिक्योरिटी गार्ड में तैनात थे, उनको ऑर्डर देने वाला कौन था? उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुए? तस्वीरें साफ बताती हैं। आप इस डिस्कशन के साथ साथ वो तस्वीरें देखिए कि कैसे सिर के तरफ ही लाठी फेंकी गई है। अगर भीड़ कंट्रोल करना है तो लाठी चलाने के भी तरीके होते हैं, और अगर तरीका नहीं भी है तो एक तो पहली गलती ये कि लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया गया, दूसरी गलती ये कि सीधे सीधे सर पर लाठी मारी गई और प्रेम महतो वहीं निढाल होकर गिर पड़े और फिर बाद में तो उनकी जान ही चली गई। तो ये उस शख्स पे, सीआईएसएफ जवान पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
कार्रवाई किस पे हुई? जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। कार्रवाई किस पे हुई? जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा था। कार्रवाई उस पे हुई जो ये कहता आ रहा है कि जमीन हमारी, कंपनी तुम आकर यहाँ पर खोल रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हम ही गुनहगार हैं। हम ही, अगर हमारा गुनाह है तो सिर्फ और सिर्फ ये कागज जो दस्तावेज बनते हैं उसमें से भी हमारा नाम हटा दिया जाए। फिर आप आइए, आराम से जमीन लीजिए। फिर तो ये नियम कानून किसी के लिए है ही नहीं। इसका हासिल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप आइए, हमारी जमीन लीजिए, हम चुपचाप खामोश बैठकर देखते रहें। आपकी मर्जी, आप जो कर सके, लेकिन जिस दिन हम अपना हक मांगने आए आप हमारी हत्या कर दें। सिर्फ और सिर्फ इतना ही। देवेंद्र जी, क्या नजर आया आपको? देखिए 3-3, 4-4 मतलब हर दल का समर्थन बोकारो बंद को था। जयराम महतो पहुंचे थे, श्वेता सिंह तो बाकायदा लाठीचार्ज के वक्त वहां मौजूद भी थी, डुल्लू महतो दिल्ली से बाकायदा अपने जो है लॉबिंग तेज कर रहे थे कि भाई ये मामला शांत हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे जब मामला शांत हुआ तो आपको क्या लगता है, मामला सही नोट पर शांत हुआ, गलत नोट पर शांत हुआ? क्या यहाँ पर मामला खत्म हो जाना चाहिए था? एक चीज बताइए अभिषेक, हमें किस फैक्ट्री में आपने देखा है कि यहाँ धरना प्रदर्शन की इजाजत है? कहीं भी नहीं। तो सवाल यह है कि जिनकी जमीन गई है और जो करीबन 3 दशक से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वे आपके किस नियम का इंतजार करें और उन्हें कहाँ धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी? सही बात है। और हम अपनी जमीन के लिए नहीं वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे ना। और आपने एक चीज देखा होगा, ये जो पूरी पॉलिटिक्स जो हुई, आज तो नहीं, अमूमन आज से 2 दशक पहले गांव में यदि कोई जानवर मरता था और उसके पास आसमान में गिद्ध नजर आते थे। आज तो गिद्धों की भी मौत हो गई, हमने गिद्धों को भी मार दिया। ठीक वही स्थिति बोकारो की नहीं हुई। जयराम महतो के समर्थक नहीं चाहते हैं कि श्वेता सिंह वहां मौजूद रहे। श्वेता सिंह नहीं चाहती है कि जयराम महतो की एंट्री हो, और ये दोनों नहीं चाहते हैं कि चंद्रदेव महतो की एंट्री हो। तो सारी पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया। एक चीज आपने और गौर किया होगा, जो जयराम महतो का सवाल उभरा था कि श्वेता सिंह अवैध बस्तियों के लीगलाइजेशन के लिए तो आंदोलन करती है, इस जमीन के मुद्दे पर मुखर क्यों नहीं होती है? कुल मतलब यह है कि बोकारो में पिछले 4 दशक में या 5 दशक में पूरी तरह डेमोग्राफिक चेंज आ चुका है, और वहां के जो मूलवासी हैं, वहां के जो खानदानी रहती हैं, वे अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। ये जो अप्रेंटिस हैं, ये कौन है? वहां के मूल रैयत हैं। CISF से लेकर के और श्वेता सिंह और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, वे कौन है? वो निश्चित रूप से बाहरी हैं। तो ये बाहरी भीतरी का संघर्ष तो वहां तेज हो गया ना। जयराम महतो तो इसी के आवाज बन के निकल गए, सामने आए, और जयराम महतो ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या नाम था, प्रेम कुमार, प्रेम महतो की मौत जब हुई तो श्वेता सिंह को हिरासत में लिया जाता है। तो कहीं नहीं लगता ये सवाल भी खड़ा नहीं होता कि प्रशासन भी जानबूझ करके श्वेता सिंह को हीरो बना रहा है? तो कुल जो मतलब यह है कि वहां जो मूल लड़ाई थी वो थी जमीन का, जमीन बचाने का, जमीन के संघर्ष का। लड़ाई तो इसी की थी ना। और उसके लिए था कि जब चीकी मेरी जमीन चली गई है तो मुझे नौकरी दी जाए, उसका मुआवजा वगैरह की जो बात पता नहीं पहले मिला है या नहीं मिला है, नौकरी दी जाए, जो उनका वाजिब हक है। हुआ क्या? एक लड़के की मौत हो गई, मामला तो पीछे छूट गया ना। ऑपरेटिंग का जो मामला था तो जमीन में दफन हो गया। अभी इन राजनेताओं ने दफन कर दिया। 50 लाख मिला, 50 लाख से एक लड़के की कीमत लगा दी गई। और ठीक आरती ने ठीक सवाल उठाया है कि जिस अधिकारी ने लाठी चार्ज का आदेश दिया और जिस शख्स ने लाठी चलाई, 2 चीजें हैं। जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, और जो लाठी चार्ज का आदेश दिया गया था तो लाठी कहां चलाना है यह भी तो अधिकारी को तय करना था। यदि अधिकारी ने लाठी चार्ज का आदेश दिया तो आपको इसने नहीं कहा था कि आप उसकी आंख में मार लीजिए, जान ले लीजिए। तो क्या उसको चिन्हित किया गया? और यदि नहीं चिन्हित किया गया तो क्या ये वहां के जो मूलवासी हैं उनको साफ संकेत नहीं है, वहां के रैयत हैं उनको साफ संकेत नहीं है कि प्रेम कुमार तो एक झांकी है, यदि आगे तुम बगावत करोगे तो ऐसे ही कुचल दिए जाओगे, इसी तरह कुचल दिए जाओगे। आपको एक और बात मैं बताऊं, मैं BSL के इतिहास के बारे में बताता हूँ। जब BSL फॉर्म हुआ था, जमीन जब अधिग्रहित की गई थी, तो जो मूल रैयत जिनसे जमीन ली गई थी उनको एक हैंड बिल दिया गया था। हैंड बिल में लिखा गया था कि यहाँ पर नौकरी में 4th ग्रेड में
4th ग्रेड में स्थानीय लोगों को रखा जाए, विस्थापितों को। बाद में फिर उसको खारिज कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो बोकारो दौरा किया, उनके सामने ये मामला है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं 4th ग्रेड में तो विस्थापितों को होना चाहिए। फिर इंदिरा गांधी के आदेश के बाद कुछ दिन हुआ, फिर हटा दिया गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के किसी नियम का जो है वो हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये नियम कहता है कि इसमें हम जो है मतलब किसी स्थानीय को हमको जो विस्थापित है उनको हमको प्राथमिकता नहीं देना। यही मामले 75% जो यहाँ के स्थानीय नियोजन में हेमंत सरकार की ओर से 75% रिजर्वेशन की बात हुई थी, उसमें भी यही दलील दी जाती है कि यह इक्वालिटी का उल्लंघन होगा। इक्वालिटी अपने जगह ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, पूरे तहे दिल से सम्मान करता हूं, इक्वालिटी होनी चाहिए। पर क्या इक्वालिटी की इस आड़ में जो जमीन रहितों की मांग है, उनके जो वाजिब हक है, उससे उसको मरहूम कर दिया जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि हेमंत सोरेन सरकार एक नियम लेकर के आई थी कि जिस काम के लिए जमीन ली गई है अगर उसके उपयोग में नहीं है वो जमीन वापस हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बोकारो सेल की जो जमीन है, बीएसएल की जो जमीन है, सेल अधिग्रहित, उसकी लगभग 60% जमीन ऐसी है जो अब तक यूज में नहीं है। यही हाल HEC का है। HEC का, वही मैं बोलने वाला था, यही मैं बोलने वाला था, यही हाल। आज की बात छोड़ दीजिए, आप गूगल में जाइएगा, बोकारो में अतिक्रमण मुक्ति की खबर खाली इतना टाइप कीजिए, कम से कम 20 लिंक्स खुलेंगे। उन लिंक्स में क्या है कि अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ये। सबसे गजब बात ये है कि अतिक्रमण जब हटाने जाते हैं, हम जब खबर पढ़ते हैं तो हम पहले हमारे मन में आ जाता है कि अतिक्रमणकारी का धर्म क्या, हिंदू है मुसलमान है, पहला। दूसरा आ जाता है झारखंडी है, बिहारी है, उत्तर प्रदेश का है, बांग्लादेश। डेमोग्राफी चेंज का जो आपने बात करी, अभी बात हुई, डेमोग्राफी चेंज सिर्फ बांग्लादेशी ही करता है थोड़ी। डेमोग्राफी का चेंज मैं कहता हूं कि रांची में मुझे याद आता है, देवेंद्र भैया और आरती आप, मुझे याद आता, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। रांची के पास, रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर मखमंद्रो है, बहुत बड़ा बाजार, सब्जी का बाजार है, सब्जी बाजार है। मेरे दादाजी वहां पर सब्जियां लेकर के जाते थे, हम लोग सब्जी वहां पर, चूंकि हम लोग खेतीहर परिवार से हैं तो सब्जी बेचते थे। तो मुझे याद आता है आज से लगभग 2008-9 का समय में छोटा हुआ करता, तो वहाँ गाजा बहुत बढ़िया मिलता है। गाजा आप लोगों ने खाया होगा, तो गाजा बहुत अच्छा, हम लोग नाश्ते में वो गाजा और पानी ही पीते थे। तो जब उस समय हम लोग गाजा लेने जाते थे वहां पर, उस समय की बात बता रहा हूँ, मखमंद्रो बाजार की, तो वहां जब गाजा लेने जाते थे तो मेरे दादाजी वहां पर बोलते थे कि गाजा देवा थी, देवे तो हो दे होले, हम नाश्ता करबो। ये उस समय की बात है, मैं डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहा हूँ। और आज जब जाते हैं तो आज हमारे चाचा जाते हैं आज सब्जी बेचने, तो पूछते हैं गाजा बा हो, गाजा बा तकिया। डेमोग्राफी चेंज इसी को कहते हैं, ये डेमोग्राफी चेंज है। आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका रहन सहन, आपका लाइफ स्टाइल, सब कुछ आपकी जड़ से कट जाता है। यही हो रहा है, यही डेमोग्राफी। और वो जो 50 लाख रुपए और जो टेम्पोररी नियोजन है, वो उसका समाधान कभी नहीं हो सकता। इसी भाषा भाषा की चर्चा की थी जयराम महतो ने, इसी भाषा की। और भाषा का तात्पर्य ही यही है, आपका रहन सहन, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति, आप जो जी रहे हैं। आप देखिए, हमारे घर में लोग अगर बाहर से आते जा रहे हैं तो हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति तो विलुप्त हो रही है ना, हमारी अपनी संस्कृति। लेकिन इन सब के बीच चलिए, ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है देवेंद्र भैया, लेकिन इस वक्त जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इस पर एक अलग बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है कि हम झारखंडी अपनी संस्कृति किसी के साथ अगर कहेंगे तो डाइल्यूट कर रहे हैं, ये डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसका हासिल, ये जो अभी कार्रवाई हुई है, जिस तरह से बोकारो में इतना बड़ा हंगामा हुआ, एक नौजवान की जान चली गई, उसके बाद अगर FIR होता, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, इन सारे मामलों को लेकर प्रेम महतो और उनका परिवार और अप्रेंटिस और ये विस्थापित, ये मुद्दा कहीं खो गया। ये मुद्दा कहीं खो गया। नहीं खोया, मैं बता रहा हूँ क्यों खोया। इसके पीछे जयराम महतो बात करते हैं, हासा भाषा की बात करते हैं, 1932 को लेकर के उन्होंने बात किया, अब उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, इस मामले में वो कूदे कि ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट की बात हो रही है कि ठीक है यार, मैं किसी का अंधभक्त नहीं, तो लाइव आकर सवाल उठाएंगे, काट दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, गेट जाम कर दीजिए, हम लोग सब करेंगे। सवाल ये भी है ना कि जब आंदोलन चल रहा था उस समय वो कहाँ थे? न देवेंद्र महतो थे, न जयराम महतो थे।
जबकि सबको जानकारी थी। यही मेरा कि सवाल सबको है। जानकारी तो सबने अपनी राजनीति वही मैं कह रही हूँ कि सियासत चलाई है, करी। सबने अपनी रोटी सेकी है, और एट द एंड ऑफ द डे जो विस्थापित थे, एफआईआर भी उनके ऊपर हो रही है। वही मैं कह रही हूँ, मैंने इसलिए कहा भारती कि ये मुद्दे, जिन मुद्दों को सामने आना चाहिए, उन मुद्दों को ढक दिया गया, और सामने आए तो सिर्फ और सिर्फ सियासत और राजनीति और चेहरा चमकाने की कोशिश हुई। चाहे वो बोकारो विधायक की बात हो, डुमरी विधायक की बात हो, सिंदरी विधायक की बात हो, या आजसू नेताओं की बात हो, सिर्फ और सिर्फ सामने क्या दिखा, ये चेहरे नजर आए। बाकी किसी ने कितना पूछा प्रेम कुमार महतो को, किसी ने कितना पूछा अप्रेंटिस संघ के जो कार्यकर्ता, जो अभ्यर्थी वहां पर धरना दे रहे थे, विस्थापित जो लोग हैं, उनके बारे में अब क्या चर्चा हो रही है? क्या किसी ने इस पर बात की है अब तक? नहीं। क्या सिर्फ 50 लाख जो दे दिया गया, क्या ये काफी है? उस विस्थापन का दर्द जो सह रहे हैं लोग वहां पर, उस दर्द के लिए मरहम क्या 50 लाख ही होना चाहिए? क्या उसकी भरपाई होगी? एक और चीज है देवेंद्र जी, आप बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। ये मेरा एक पॉइंट है, कहा जाता है कि नहर रोक दो, पानी रोक दो, कोयला रोक देंगे, कंपनियां बंद कर देंगे। कंपनी बंद करवाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं हो सकता। आप झारखंड के लोगों को रोजगार कहाँ देंगे? फिर वो जाएंगे बाहर मजदूरी करने। तो कंपनियों को तो यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। जब तक उद्योग नहीं लगेगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो समाधान नहीं है। समाधान ये होगा कि आपकी बातें, जो मूल मांगे, वो मांगे भी चलती रहे और कंपनियां भी चलती रहें। जी नहीं, आपने कहा था कि एक दिन कंपनी बंद होती है तो कितने करोड़ का नुकसान? 200 करोड़ का। आप बताइए कि जो कंपनी चल रही है कब से? 1964 से करीबन जोड़े तो 70-80 वर्ष तो हो गए। एक दिन में 200 करोड़ का नुकसान होता है। यदि एक वर्ष का खर्च भी वहां के स्थानीय निवासियों पर, जिनका जमीन ली गई, खर्च कर दिया गया होता, तो उन तमाम चेहरों की जिंदगी बदल जाती। वे आपके यहाँ अप्रेंटिस की नौकरी मांगने आज नहीं आते, वे बड़े बड़े कंपनियों में गए होते, उनका लाइफ स्टाइल सुधर गया था, उनके बच्चे MBA कर लिए होते। तो कंपनी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है कि जिनकी जमीन लिए हैं उसकी जिंदगी में बदलाव लाएं। आपके पास पूंजी है, जमीन तो उसकी पूंजी है ना। ये दो पूंजी से फैक्ट्री खड़ा हुआ। कौन करेगा देवेंद्र भैया? बड़ा सवाल वही कौन करेगा? आज हुआ क्या है? एंड ऑफ द डे नतीजा क्या है कि 50 लाख रुपए मिल गए, बातें खत्म हो गई। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह हुआ, और सबसे खतरनाक बात यह हुआ है कि पूरे सोसाइटी को यह संदेश दे दिया गया कि यदि आने वाले दिनों में किसी ने प्रेम कुमार बनने की कोशिश की तो उसका नतीजा यही होगा। और ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं इसी प्रकार अपना नृत्य करेंगे, किसी को कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द डे जमीन भी आपकी गई, नौकरी मिली अनुबंध पर। अनुबंध मतलब जब उनको लगेगा कि आप प्रोडक्टिव नहीं है तो हटा दिया जाएगा। अनुबंध पर आपको नौकरी मिली। राजनीतिज्ञों ने तमाम डांस किया, हर तरह का डांस किया, हर करतब दिखाया। जैसे बंदर गुलाटी मारता है वैसे इन लोगों ने गुलाटियां मारी। और एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, बस वो छोटी सी कहानी के साथ जो है हम इसको खत्म करते हैं। आपको भी पता वो कहानी कौन सी है? कि भाई एक जंगल था, जंगल में शानदार कहानी है, जरा सुनिए। शेर राजा था। तो शेर राजा था, तो शेर की जो आदत होती है वो जानवरों को मार के खा जाता था। तो सबने बोला कि ना शेर अच्छा राजा नहीं है, हम दूसरा राजा बनेंगे। तो बंदर को राजा बनाया गया। बंदर राजा बने। शेर तो अपना शेर है, हर रोज आए एक जानवर को मार के खा जाए। सभा बैठी, बंदर बैठे। बंदर को बोला गया कि महाराज हमें बचाइए। बंदर बोला ठीक है। बंदर पेड़ पे चढ़ा, फिर नीचे कूदा, फिर दूसरे पेड़ पे चढ़ा, फिर नीचे कूदा, फिर तीसरे पर चढ़ा, फिर नीचे कूदा, और फिर चौथे पे चढ़ा, फिर नीचे कूदा। सबने पूछा कर क्या रहे हो? तो बोला देखो ऐसा है कि मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। मेरा मेहनत में कोई कमी नहीं है, नतीजा निकले चाहे नहीं निकले। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो गुलाटियां मार रहे हैं, नतीजा निकले चाहे नहीं निकले। ये गुलाटी वो ज्यादा मार रहे हैं जो जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक ये है। जल जंगल जमीन के नाम पे गुलाटी एक चेहरा नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं जो इसके नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बॉस ऐसा है कि कम से कम आप अक्लमंद बनिए, अपने नेता से पूछिए कि ठीक है ये किया तो तुमने, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, हमें क्या मिला। जब तक ये नहीं पूछिएगा और भगलोल बन के बैठल रहिएगा तब तक झारखंड लुटाते रहेगा और प्रेम महतो जैसे लोग मरते रहेंगे। कड़वा लगेगा लेकिन फिर भी बोल रहे हैं जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र,
बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।